हेलो बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की गणना, बल एवं बलागु। आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं घनकोण। कौन सा टॉपिक है? घनकोण। तो घनकोण को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कोण। कोण क्या होता है? कोई भी हमने एक सर्किल ले लिया, एक वृत्त, और वृत्त के दो बिंदु ले लिए ए और बी। वृत्त की सतह पर क्या ले लिया हमने? दो बिंदु, और उन दो बिंदुओं के बीच की जो भाग है, ये सतह है, इस लाइन है, इसको हम बोलते हैं चाप। और इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र के साथ अंतरिक्ष झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण। तो कोण बराबर हम क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या। चाप हमारा क्या चल रहा है? AB पहचान के लिए वक्र। त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या हमने क्या ले ली? R। तो चाप बटे त्रिज्या बराबर क्या होगा? कोण। और कोण का मात्रक हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। रेडियन और कैसी राशि होती है? विमाहीन राशि। यदि आपसे पूछा जाए संपूर्ण वृत्त के लिए कोण का मान क्या होगा, पूरे वृत्त के लिए कोण का मान क्या होगा, तो ये तो पढ़ती हो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। त्रिज्या हमारी क्या है? r। r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वृत्त के लिए कोण कितना आ जाएगा? 2 पाई। और यदि आप मात्रक दोगे तो क्या आएगा इसका? रेडियन। क्लियर है? सेम इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं घनकोण। घनकोण को हम ठोस कोण भी कह सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से या ओम के साइन से। घनकोण या ठोस कोण मेनली हम इसका ठोस, जैसे ठोस गोले के लिए इसे मेनली हम प्रयोग करते हैं, ठोस वस्तु। तो हम इसमें एक हमने ठोस गोला ले लिया, उस गोले की सतह पर ये हमने कोई बिंदु क्या ले लिया है? P। क्या ले लिया? P। इस जगह हमको घनकोण की क्या करनी है? गणना करने के लिए इस सतह पर एक छोटा सा क्या ले लिया? अल्पांश। ये अल्पांश, और ये अल्पांश भाग, जो अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसके द्वारा केंद्र के साथ बने झुकाव कोण को हम घनकोण के नाम से जानते हैं। और ये किस आकार का होता है? शंकु के जैसा देख रहे हो। किस आकार का? ये शंकु के आकार का। तो इसको क्या कहते हैं हम? घनकोण। और घनकोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से या ओम से। और घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और घनकोण बराबर होता है पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। जो हम ठोस सतह ले रहे हैं उसके इस पृष्ठीय भाग, जितना सा भाग लिया है उस भाग का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। जैसे ये जो हमने पृष्ठीय भाग लिया, इसका क्षेत्रफल ले लिया डेल एस, त्रिज्या क्या ले रहे हैं भाई? r। तो डेल एस बटे r स्क्वायर। और यूनिट हमारी क्या चल रही है? स्टेरेडियन। हम फिर भी इस चैप्टर में, वैसे तो हमने लेवल में पढ़ा है कि क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? अदिश। लेकिन जब बात आती है हमारे चैप्टर स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें क्षेत्रफल को हम सदिश रूप में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? वैसे तो जो क्षेत्रफल ले रहे हैं, क्षेत्रफल एक ऐसी राशि है अदिश, लेकिन यदि उस अल्पांश भाग को बहुत सारे छोटे छोटे भागों में क्या किया जाए? विभाग। ऐसे ये दिया, इसको बहुत छोटे भागों में क्या कर दिया जाए? विभाग। तो प्रत्येक भाग एक छोटा सा भाग मूल बिंदु या O के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति पर दर्शाया जाएगा। इस कारण बोलते हैं कि क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? सदिश। और मूल बिंदु O या केंद्र O के सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश हमने किससे दर्शा दी? R वेक्टर से। किससे दर्शा दी? R। और यदि R वेक्टर की दिशा में ही पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा स्थित है,
यदि r वेक्टर की दिशा में ही पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा स्थित है, तब आप कौन से सूत्र का उपयोग करोगे? डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि इसकी कोई भी अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है, उसकी दिशा सदैव पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत। पृष्ठ की क्या होगी? लंबवत। लेकिन यदि क्षेत्रफल की दिशा स्थिति सदिश की दिशा के साथ कुछ कोण पर स्थित है, थोड़ा झुका हुआ है, कुछ कोण पर स्थित है, यानी हमने इसको थोड़ा सा क्या किया? झुकाव दे दिया। थोड़ा सा क्या दे दिया? झुकाव, जो हमने अलग से बता दिया। यदि ये झुकाव देंगे तो इनके बीच का कोण क्या बन गया? थीटा। तब यदि हम डेल एस के क्या लें? घटक। तो हमको पता है जिस रेखा के साथ आप कोण बढ़ा रहे हो वो क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा में घटक हमेशा क्या रहेगा? कॉस। और उसके लंबवत दिशा में हमेशा घटक किस में आता है? साइन में। क्लियर? तो हमारा फॉर्मूला घनकोण का क्या हो जाएगा? डेल एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो कोण आपको समझ में आ गया। कोण क्या है? घनकोण ठोस वस्तु के लिए उपयोग लेते हैं, चाहे वस्तु कैसी भी ठोस हो। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से या ओम से। यदि अल्प कोण है तो उसे डेल ओमेगा या डी ओमेगा या डेल ओम या डी ओम से हम क्या कर देते हैं? व्यक्त। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। यदि क्षेत्रफल की दिशा हमारी स्थिति सदिश की दिशा में, तो हम फॉर्मूला लेंगे डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। यदि इनके बीच कोई कोण दिया गया है तो हम इसका सूत्र लेते हैं डेल एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो पहला टॉपिक आपका आज हो चुका है घनकोण। क्लियर? सेकेंड हम टॉपिक ले रहे हैं विद्युत फ्लक्स। कि फ्लक्स है क्या? फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई। क्या है इसकी परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को। ये हमने कोई क्षेत्रफल ले लिया, किसी भी आकार का कोई सा ले लो, ये क्षेत्रफल ले लिया। इस क्षेत्रफल के अभिलंब जो ये क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। किससे दर्शाते हैं? फाई से। एक और ध्यान रखना, फाई एक कैसी राशि है? अदिश। अदिश यानी जिसका केवल परिमाण होता है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। क्लियर? अब हमने दो क्षेत्रफल रिप्रेजेंट कर दिए। एक का नाम दे दिया क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल A1, एक का दे दिया A2। आपसे पूछा जाए कौन से पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स अधिक है और कौन से पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स कम है, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा कि A2 के लिए तो फ्लक्स ज्यादा है और A1 के लिए फ्लक्स क्या है? कम। क्यों? इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या केवल कितनी आ रही है? 4। जबकि इससे गुजरने वाली 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो कितनी ज्यादा गुजर रही है इसमें? 3। तो A2 से गुजरने वाला फ्लक्स A1 से गुजरने वाले फ्लक्स से क्या होगा? अधिक। और यदि आपसे दोनों का अनुपात पूछता है तो आप दे दोगे 7/4। जितनी क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इसके फ्लक्स का क्या हो जाएगा? अनुपात। क्लियर? विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ क्षेत्रफल के अभिलंबन गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। कैसी राशि है? अदिश। जितने ज्यादा क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र रेखाएं उतनी ज्यादा गुजरेगी। जितना पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्र रेखाएं उतनी ही कम गुजरेगी। पहला टॉपिक आपका क्या हो गया? घनकोण। दूसरा हो गया विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अपना टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, चली रहा था। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में हमने बोला है पृष्ठ क्षेत्रफल स्थित है। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल की क्या होता है? समानुपातिक। कैसे? यदि पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा है तो उससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा है तो उससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं भी कम होगी।
तो पृष्ठीय जो हमारा फ्लक्स है वो क्षेत्रफल के क्या होगा, समानुपाती, और क्षेत्रफल के समानुपाती है, साथ ही साथ फ्लक्स किसे कहते हैं, गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है विद्युत क्षेत्र, तो फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के भी क्या होता है, समानुपाती। क्योंकि हम बोलते हैं फ्लक्स पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, यानी किसके समानुपाती हुआ, एक तरीके से क्षेत्र रेखाओं की संख्या। क्षेत्र रेखाओं की संख्या में एक तरीके से क्या बोल देते हैं उसे, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसके समानुपाती हो गया, E के। दोनों को एक साथ लिखोगे, phi इक्वल टू ES, समानुपाती हम जानते हैं, हम इसे कांस्टेंट मान लेते हैं, और K का मान क्या ले लिया 1, तो phi बराबर क्या होगा हमारा फॉर्मूला ES। क्लियर पहला। सेकंड, यदि क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत में गुजरकर किसी भी कोण पर गुजरे, ये क्षेत्र रेखाएं जा रही है, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा हम जानते हैं कि जो भी पृष्ठ होता है उसकी क्या होती है, लंबा। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा। कितने डिग्री का कोण, थीटा। कितना, थीटा। तो थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का कोण। तब फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर ES cos थीटा। कैसे, क्षेत्रफल का, पृष्ठ क्षेत्रफल का विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या ले लेते हैं, घटक, या विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा में क्या ले लो, घटक। क्योंकि दोनों कौन सी समान दिशा में लेने, तो इसका यदि इस दिशा में घटक लोगे तो आपका क्या आएगा, E cos थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, ES cos थीटा। यदि आपसे पूछे कि फ्लक्स का मात्रक निकालो, E बराबर हम पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q, बल बटे आवेश। बल का मात्रक क्या पढ़ते हैं, न्यूटन, आवेश का क्या होता है, कूलाम, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अधिक कूलाम। अगले चैप्टर में अन्यमात्रक भी आ जाएंगे। विभव, बल की विभव m1L1T-2, मीटर का मतलब क्या हो गया, L स्क्वायर स्क्वायर, कूलाम धारा इंटू समय। सॉल्व कर लीजिए, कैसी राशि है, अदिश। ओके, यदि हम इसे अदिश रूप में लिखें, सॉरी, यदि हम इसे सदिश रूप में लिखते हैं, फाई एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश है, क्षेत्रफल को हमने सदिश लिया है, और डॉट हटाते हैं तो हमेशा क्या रहता है, कॉस। जैसे A डॉट B वेक्टर बराबर लिख सकते हैं AB cos थीटा। क्लियर है। यदि हम स्टडी करें एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए, यदि हम इस पूरे की स्टडी न करके इसके छोटे से अल्पांश भाग की स्टडी करें, तो हम इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल यदि हम क्या ले लें, डेल, तब फ्लक्स, जब ये एरिया छोटा होगा, एरिया कैसे हो जाएगा, छोटा, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी कैसे हो जाएगा, छोटा ही होगा। तो डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट डेल S। लेकिन यदि वो अल्पांश भाग भी और भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे भागों में डिवाइड है, बहुत ज्यादा छोटे, ये भाग लिया और भी छोटे छोटे भाग लिया, यानी डेल S टेंड्स टू 0, यानी डेल S किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है, 0 के। तो हम क्या करते हैं, जो डेल का साइन है इसकी लिमिट लेके इसे और भी छोटे पार्ट d में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। यदि हम संपूर्ण के लिए निकाला पूरे पृष्ठ, ये तो एक ही पृष्ठ का है, ऐसे और बहुत सारे पृष्ठ हैं। यदि एनी में सतह है तो बहुत सारे पृष्ठों का यदि हमको एक साथ क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो संपूर्ण के लिए हमेशा हम क्या कर देते हैं, समाकलन, क्या कर देते हैं, समाकलन। तो d फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यदि कैसा पृष्ठ है, बंद, ये तो एक तरीके से खुले पृष्ठ का है। यदि पृष्ठ आपका कैसा हो, बंद, बंद पृष्ठ के लिए हम किसका यूज लेते हैं, रैखिक समाकलन का। समाकलन के बीच में ये बंद पृष्ठ का साइन लगा दो, इस पूरे को बोलते हैं रैखिक समाकलन। क्लियर है। केस यदि थीटा का मान 0 है, यानी क्षेत्रफल की दिशा, पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा
विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है। जब दोनों समान दिशा में स्थित होंगे तो थीटा का मान क्या होगा? 0। आपका फॉर्मूला चल रहा है फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? ई एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ई एस। यदि थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90, तो पुट कर दो वापिस cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 0। यानी जब क्षेत्र रेखा है उसके कैसे गुजर रही है? लंबवत, तो हमेशा पृष्ठक्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? 0। ये हमारा विद्युत फ्लक्स कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। अगला हम टॉपिक लेते हैं सतत आवेश वितरण। अगला हमारा टॉपिक आता है बच्चों सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण मींस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आपने पढ़ा था बिंदु आवेश। क्या पढ़ा था? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश जिसका यूज मेनली हम करते हैं कूलाम की। कूलाम के लिए हम अधिकतर किसका यूज लेते हैं? बिंदु आवेश। सतत आवेश वितरण जब किसी सतह पर होता है तो अधिकतर जिस नियम का यूज लेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो होगा आपका गाउस का नियम। और इसके लिए गाउस के नियम को पढ़ने के लिए हम इस सतत आवेश वितरण का पढ़ लेते हैं। सतत आवेश वितरण है क्या, इसके बारे में क्या पढ़ लेते हैं? जानकारी। क्यों सतत आवेश वितरण? गाउस के नियम के जब आप अपना उपयोग करोगे तो इसमें इनका यूज आएगा रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण है क्या? जब आवेश किसी भी सतह पर लंबाई पर क्षेत्रफल या आयतन में इस प्रकार वितरित हो कि वितरित आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम है। यानी जब क्वांटीकृत आवेश है वो एक दूसरे के बिल्कुल कहां होते हैं? पास पास हो, तब उसे हम किस नाम से जानते हैं? सतत आवेश वितरण। यानी वितरित आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका रैखिक आवेश वितरण, दूसरा हम पढ़ते हैं पृष्ठीय या क्षेत्रीय, और तीसरा हम पढ़ते हैं आयतन आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण जब आवेश किसी चालक के रेखीय या वक्रीय पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित। मान लो कि हमने ये चालक ले लिया, ये चालक कहां है? इसको दिया गया आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है, और इस आवेश को हमने रिप्रेजेंट कर दिया Q से, और जो चालक तार है उसकी लंबाई दर्शाती L। क्या दर्शाती? L। तो हम निकालते हैं रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। और ये होता है Q/L। Q/L प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। प्रति एकांक लंबाई, L को 1 मान लो, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। भाई लैम्डा इक्वल टू Q/L। यदि L बराबर में एकांक या 1 ले लो तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? Q। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व के नाम से जाना। क्लियर? आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। दिमाग कूलाम आपको बता ही चुके हैं, T1 T1 धारा इंटू समय, मीटर लंबाई सॉल्व। यदि हम चालक के किसी भी एक छोटे से अल्पांश भाग की स्टडी करें तो जब उसका छोटी सी लंबाई लेंगे तो उसकी लंबाई डिक्रीज होगी तो उस पर आवेश की मात्रा भी कम होगी, लेकिन घनत्व का मान हमेशा क्या रहेगा? समान। तो अल्पांश लंबाई के लिए लैम्डा इक्वल टू dq/dl। एक और यदि आप याद करो कि ये कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? अदिश। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश पृष्ठीय भाग पर सतह पर एक समान रूप से वितरित, यानी एक तरीके से कौन सा वितरण है? द्विध्रुवीय, 2 अक्षों के अंतर्गत वितरण। रैखिक आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर Q/L। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया सिग्मा इक्वल टू Q।
क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। क्लियर है? आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये तो निकाल लोगे आप दिमाग। यदि हम अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल की स्टडी करें, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर dq बाई dA। क्लियर? यदि आप इसकी परिभाषा दो, प्रति एकांक, वहां लिखा था लंबाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। रेखिक आवेश घनत्व में आवेश किस पर वितरित है? रेखा पर। पृष्ठीय आवेश घनत्व में किस पर वितरित होगा? पृष्ठ पर। तो आयतन आवेश घनत्व में किस पर वितरित होगा? आयतन। जब आवेश आयतन में समान रूप से वितरित हो, आयतन मीन्स कौन सा हो गया? त्रिविमीय। और इसके लिए हम यूज लेते हैं रो का। आयतन आवेश घनत्व के लिए किसका यूज लेंगे? रो। और रो इक्वल टू होता है क्यू बाई क्यू, आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। और आवेश का मात्रक हम पढ़ते हैं कूलाम, आयतन का होता है मीटर क्यूब। क्लियर? कूलाम की विमा A1T1, आयतन की L, नीचे से ऊपर ले जाइए माइनस। यदि अल्पांश आयतन की स्टडी करोगे तो अल्पांश आयतन के लिए dq अपॉन क्या आ जाएगा आपका? dq अपॉन d। कैसे आएगा? ये पूरा ले लिया हमने, क्लियर? ये टोटल आवेश Q है जब आयतन हमारा कितना है? V। प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लेकिन मैं इसका एक छोटा सा पार्ट स्टडी कर रहा हूं जिसका आयतन कितना है? dV। तो आवेश की मात्रा उस पर क्या हो जाएगी? dq। तो रो इक्वल टू आएगा dq अपॉन dV। तो बच्चों आज हमने पढ़े सतत आवेश वितरण क्या है, उसके प्रकार। इसके अलावा आपने पढ़ा था घनकोण। घनकोण के साथ साथ हमने एक और टॉपिक पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। तो आज हमने टोटल 3 टॉपिक किए हैं, घनकोण, विद्युत फ्लक्स एवं सतत आवेश वितरण। यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।